नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो यहीं रुक जाइए, उसे पहले ज़रूर देख लीजिए। उसमें हमने जाना कि कैसे शिवाजी ने अपने बचपन से स्वराज्य का सपना देखा था और कैसे उन्होंने मावल सैनिकों को एकजुट किया और कैसे उनकी बढ़ती ताकत ने बीजापुर सल्तनत को हिला कर रख दिया था। हमने यह भी देखा कि कैसे अफजल खान अपनी विशाल सेना और क्रूर इरादों के साथ शिवाजी को कुचलने के लिए मराठा क्षेत्र में उतरा हुआ था। सह्याद्री की अटल चोटियों पर जहां जंगलों रहस्यों को अपने आंचल में छिपाए रखते हैं और हवाएं साहस की कहानियां फुसफुसाती हैं, एक ऐसी टक्कर होने वाली थी जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है दो सूरवीरों की जिनके सपने एक दूसरे से टकराने को तैयार थे। एक और थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने स्वराज्य का सूरज उगाने का प्रण लिया था, जिनकी चतुराई और साहस ने पहाड़ों को भी झुका कर रख दिया था। वहीं दूसरी ओर थे अफजल खान, बीजापुर का वह सेनापति जिसका नाम खौफ का पर्याय था, जिसकी तलवार एक झटके में जिंदगियां खत्म कर देती थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पर तलवारें गूंजती हैं, साजिशें सांस लेने वाली हैं और नियति अपना फैसला सुनाने वाली है। क्या होगा जब शिवाजी और अफजल खान आमने सामने होंगे? क्या शिवाजी की बुद्धि और साहस अफजल खान की क्रूर ताकत को मात दे पाएंगे या बीजापुर का यह तूफान स्वराज्य के सपने को राख में बदल देगा? हर कदम पर खतरा, हर सांस में धोखा और हर पल एक नया रहस्य। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह है दूसरा अध्याय। सह्याद्री की घनी वादियों में जहां सूरज की किरणें भी जंगल की छांव में खो जाती थीं, एक तनाव भरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में युद्ध की गंध थी और हर पेड़, हर चट्टान, हर पगडंडी मानो किसी बड़े तूफान की प्रतीक्षा कर रही थी। अफजल खान, बीजापुर सल्तनत का सबसे क्रूर सेनापति, अपनी विशाल सेना के साथ मराठा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। उसकी सेना में 10,000 से ज़्यादा सैनिक, हजारों घोड़े और भारी तोपें थी। यह सेना एक तूफान की तरह थी जो अपने रास्ते में सब कुछ तबाह करने को तैयार थी। अफजल खान का इरादा साफ था, वह शिवाजी को कुचलना चाहता था। वह उनके स्वराज्य के सपने को मिट्टी में मिलाना चाहता था। वह आदिल शाह के सामने शिवाजी का सिर लाकर अपनी वफादारी को साबित करना चाहता था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मराठा क्षेत्र के हर गांव को लूटे, हर खेत को जला दे और हर मंदिर को तोड़ दे। वह चाहता था कि शिवाजी का मनोबल टूट जाए, उनके लोग डर जाएं और वे आत्मसमर्पण कर दें। लेकिन अफजल खान को यह नहीं पता था कि वह जिस शिवाजी से टकराने जा रहा है वह कोई साधारण सरदार नहीं है। शिवाजी की ताकत उनकी तलवार में नहीं बल्कि उनकी बुद्धि, उनकी चतुराई और उनके लोगों के विश्वास में था। जैसे ही शिवाजी को अफजल खान के आने की खबर मिली, उन्होंने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। वह जानते थे कि अफजल खान की सेना उनकी छोटी मावल सेना से कई गुना बड़ी है। सीधे युद्ध में उतरना आत्महत्या के समान होगा। इसलिए शिवाजी ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का सहारा लिया, सह्याद्री के जंगल और किले। शिवाजी ने अपने जासूसों को अफजल खान की हर गतिविधि पर नजर रखने का आदेश दिया था। उनके जासूस जो स्थानीय व्यापारियों, चरवाहों और किसानों के भेष में काम करते थे, दिन रात अफजल खान की सेना की खबर लाते थे। एक जासूस ने बताया कि अफजल खान ने वाई के पास अपना डेरा डाला हुआ है। वाई एक रणनीतिक स्थान था जहां से अफजल खान मराठा क्षेत्र के कई किलों पर नजर रख सकता था। जासूस ने यह भी बताया कि अफजल खान शिवाजी को बातचीत के लिए बुलाने की योजना बना रहा है। यह खबर सुनकर शिवाजी की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने अपने सलाहकारों तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे और नेताजी पालकर के साथ एक गुप्त सभा बुलाई। सभा में शिवाजी ने कहा, अफजल खान बातचीत की आड़ में साजिश रच रहा है। वह सोचता है कि वह हमें धोखे से मार डालेगा, लेकिन वह यह भूल गया कि इस खेल में हम उससे कई कदम आगे हैं। शिवाजी ने अपनी जासूसी व्यवस्था को और मजबूत किया। उनके जासूसों ने बताया कि अफजल खान ने वाई में अपने शिविर को एक किले की तरह मजबूत किया है। उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों सैयद बांदा और कृष्णाजी भास्कर को अपने साथ रखा था। सैयद बांदा एक तलवारबाज था जिसकी क्रूरता की कहानियां पूरे बीजापुर में मशहूर थीं। कृष्णाजी भास्कर एक चालबाज रणनीतिकार था जो अफजल खान की हर साजिश में उसका साथ देता था। अफजल खान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मराठा क्षेत्र के गांवों को तबाह करें। उसने सोचा कि इससे शिवाजी का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन शिवाजी ने पहले ही अपने लोगों को गांवों से सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया था। उन्होंने अपने मावल सैनिकों को निर्देश दिया कि वे अफजल खान की सेना पर छोटे छोटे हमले करें। ये हमले इतने तेज और अप्रत्याशित थे कि अफजल खान की सेना भ्रमित हो गई। रात के अंधेरे में मावल सैनिक अफजल खान के शिविरों पर हमला करते। वे अनाज के भंडार जला देते, घोड़ों को भगा देते और सैनिकों को भयभीत कर देते। ये हमले छोटे थे, लेकिन इनका असर गहरा था।
अफजल खान की सेना को रसद और अनाज की कमी होने लगी। सैनिक थकने लगे और उनका मनोबल टूटने लगा। अफजल खान गुस्से से आगा बुला हो गया। वह अपने सैनिकों पर चीखता, यह शिवाजी कोई योद्धा नहीं, एक डाकू है। वह छिपकर हमला करता है क्योंकि वह मुझसे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन अफजल खान की यह सोच उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शिवाजी की रणनीति डराने की नहीं, बल्कि दुश्मन को कमज़ोर करने की थी। वह जानते थे कि अफजल खान की विशाल सेना को रसद और अनाज की ज़रूरत है। अगर उनकी आपूर्ति लाइन काट दी जाए तो उनकी सेना भूख और थकान से टूट जाएगी। शिवाजी ने अपने मावल सैनिकों को जंगल की हर पगडंडी, हर चट्टान और हर नाले का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। मावल सैनिक जंगल में छिप जाते और अचानक हमला करते, फिर पलक झपकते ही गायब हो जाते। इन हमलों ने अफजल खान को परेशान कर दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि शिवाजी की सेना कहाँ से आ रही है और कहाँ गायब हो रही है। उसने अपने जासूसों को शिवाजी का ठिकाना पता करने का आदेश दिया। एक जासूस ने खबर दी कि शिवाजी प्रतापगढ़ किले में है। प्रतापगढ़, जो सह्याद्री की ऊंची चोटियों पर स्थित था, एक अभेद्य किला माना जाता था। इसके चारों ओर घने जंगल और खड़ी ढलानें थीं, जो इसे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बनाती थीं। अफजल खान ने सोचा कि अगर वह शिवाजी को प्रतापगढ़ से बाहर निकाल सके तो वह उन्हें आसानी से हरा देगा। उसने शिवाजी को एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, शिवाजी, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे साथ शांति वार्ता करो और अपनी जान बचा लो। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे किलों को राख में बदल दूंगा और तुम्हारे लोगों को कुचल दूंगा। पत्र के शब्दों में घमंड और धमकी साफ झलक रही थी। शिवाजी ने यह पत्र पढ़ा और एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर उभरी। उन्होंने अपने सलाहकारों से कहा, अफजल खान बातचीत नहीं बल्कि धोखा चाहता है, लेकिन हम उसे उसी के खेल में मात देंगे। शिवाजी ने जवाब में एक विनम्र पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, खान साहब, मैं शांति चाहता हूँ। आइए हम प्रतापगढ़ के पास एक तंबू में मिलें। हम बिना हथियारों के बात करेंगे और इस विवाद को सुलझाएंगे। अफजल खान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके मन में एक क्रूर योजना थी। वह सोच रहा था कि वह इस मुलाकात में शिवाजी को धोखे से मार डालेगा। उसने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि वे जंगल के किनारे तैनात रहें ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे शिवाजी को घेर सकें। उसने अपने सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक सैयद बांदा को अपने साथ रखा। सैयद बांदा एक ऐसा योद्धा था जिसने कभी हार नहीं देखी थी। अफजल खान को यकीन था कि अगर उसकी साजिश नाकाम हुई तो सैयद बांदा शिवाजी को ख़त्म कर देगा। लेकिन शिवाजी को अफजल खान की साजिश का पूरा अंदाज़ा था। उनके जासूसों ने बताया कि अफजल खान अपने साथ हथियार छिपाकर लाने की योजना बना रहा है। शिवाजी ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों तानाजी मालुसरे और बाजी प्रभु देशपांडे के साथ एक गुप्त सभा की। सभा में तानाजी ने कहा, महाराज, अफजल खान धोखेबाज है। वह बातचीत के बहाने आपको मारना चाहता है। हमें इस मुलाकात को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन शिवाजी ने शांत स्वर में जवाब दिया, तानाजी, ये मुलाकात हमारी सबसे बड़ी जीत का रास्ता है। अगर हम सावधानी बरतें तो हम अफजल खान को उसी के जाल में फंसा सकते हैं। शिवाजी ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने प्रतापगढ़ के जंगल में अपने मावल सैनिकों को तैनात किया। ये सैनिक जंगल की हर पगडंडी, हर पेड़ और हर चट्टान को जानते थे। शिवाजी ने तानाजी को आदेश दिया कि अगर मुलाकात में कोई साजिश हुई तो वह तुरंत हमला करें। बाजी प्रभु को प्रतापगढ़ किले की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया ताकि अफजल खान की सेना किले पर हमला न कर सके। नेताजी पालकर को जंगल के दूसरे छोर पर तैनात किया गया ताकि वे अफजल खान की सेना की आपूर्ति लाइनों को काट सकें। शिवाजी ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे एक बख्तर, हल्का कवच पहना जो तलवार या कटार के वार को रोक सकता था। उन्होंने अपनी कमर में एक बाघनखा धातु का हथियार जो उंगलियों में पहना जाता है उसे छिपाया। साथ ही उन्होंने अपने दो सबसे वफादार अंगरक्षकों जीवा महाला और संभाजी कावजी को अपने साथ लिया। जीवा महाला एक छोटे कद का लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज योद्धा था। उसकी तलवारबाजी की कला ऐसी थी कि वह एक साथ कई दुश्मनों को हरा सकता था। संभाजी कावजी एक शांत लेकिन निष्ठावान सैनिक था जो शिवाजी के हर आदेश का पालन करने को तैयार था। मुलाकात का दिन आ गया। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के पास एक तंबू तैयार किया गया। यह तंबू एक खुले मैदान में था जिसके चारों ओर घना जंगल था। तंबू के आसपास का माहौल तनावपूर्ण था। हवा में सन्नाटा था और हर पल ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। शिवाजी अपने अंगरक्षकों के साथ तंबू की ओर बढ़े। उनके कदम शांत लेकिन दृढ़ थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अफजल खान भी पूरी तैयारी के साथ आया। उसने अपने कपड़ों के नीचे एक कटार छिपाई थी। उसने अपने अंगरक्षक सैयद बांदा को अपने पास रखा। सैयद बांदा के हाथ में एक भारी तलवार थी और उसकी आंखें हर पल शिवाजी की गतिविधियों पर नजर रख रही थीं।
अफजल खान ने अपने सैनिकों को जंगल के किनारे तैनात किया ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे तुरंत हमला कर सकें। उसे यकीन था कि वह शिवाजी को आसानी से मार डालेगा और बीजापुर में एक नायक के रूप में स्वागत किया जाएगा। जैसे ही शिवाजी और अफजल खान तंबू में मिले, माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अफजल खान ने अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए ऊंची आवाज़ में बात की। उसने कहा, शिवाजी, तुमने बीजापुर के खिलाफ बगावत की है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मेरे सामने घुटने टेको और अपनी जान बचा लो, या मैं तुम्हें और तुम्हारे स्वराज्य को कुचल दूंगा। शिवाजी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, खान साहब, मैं स्वराज्य का पुत्र हूँ। मेरे घुटने केवल मेरी माँ भवानी के सामने झुकते हैं। मैं शांति चाहता हूँ लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता। अफजल खान ने शिवाजी की यह बात सुनकर गुस्से में अपना हाथ उठाया। वह ऐसा दिखाना चाहता था जैसे वह शिवाजी को गले लगाने जा रहा हो, लेकिन यह गले लगाना कोई दोस्ताना नहीं था। अफजल खान ने अपनी छिपी हुई कटार निकाली और शिवाजी के सीने पर वार किया, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। उनके बख्तर ने कटार का वार रोक लिया। उसी पल शिवाजी ने अपने बाघनक को अफजल खान के पेट में घोंप दिया। अफजल खान दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर धूल में लथपथ हो गया। ये देखकर सैयद बांदा शिवाजी पर झपटा। उसने अपनी तलवार से शिवाजी पर वार किया, लेकिन जीवा महाला ने तुरंत अपनी तलवार से सैयद बांदा को रोक लिया। दोनों योद्धाओं के बीच एक भयंकर द्वंद्व शुरू हुआ। जीवा महाला की तेजी और चपलता ने सैयद बांदा को हैरान कर दिया। कुछ ही पलों में जीवा ने अपनी तलवार से सैयद बांदा को मार गिराया। तंबू में हंगामा मच गया। शिवाजी के सैनिकों ने तुरंत संकेत दिया और जंगल में छिपे मावल सैनिकों ने अफजल खान की सेना पर हमला कर दिया। प्रतापगढ़ की लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। मावल सैनिक जो जंगल की हर पगडंडी को जानते थे, अफजल खान की सेना पर टूट पड़े। अफजल खान की सेना जो खुले मैदानों में लड़ने की आदी थी, जंगल की इस लड़ाई में भटक गई। मराठा सैनिक पेड़ों के पीछे से तीर चलाते, चट्टानों से पत्थर फेंकते और दुश्मन को घेर लेते। तानाजी मालुसरे ने मावल सैनिकों का नेतृत्व किया। उनकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी, जय भवानी, जय शिवाजी, यह हमारी धरती है और हम इसे बचाएंगे। अफजल खान की सेना में भगदड़ मच गई। उनके सैनिक जो जंगल की भूल भुलैया में फंस गए थे, एक दूसरे से बिछड़ गए। मराठा सैनिकों ने उनकी तोपों को नष्ट कर दिया, उनके घोड़ों को भगा दिया और उनके सेनापतियों को मार गिराया। कृष्णाजी भास्कर, जो अफजल खान का मुख्य रणनीतिकार था, मावल सैनिकों के एक हमले में मारा गया। कुछ ही घंटों में अफजल खान की विशाल सेना तितर बितर हो गई। हजारों सैनिक मारे गए और बाकी भाग खड़े हुए। अफजल खान का सिर, जो वह शिवाजी के खिलाफ भाले पर सजाने का सपना देख रहा था, अब मराठा सैनिकों के हाथों में था। शिवाजी ने इस जीत को अपनी मां भवानी को समर्पित किया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, यह जीत केवल हमारी नहीं बल्कि स्वराज्य की है। ये जीत हर उस मराठा की है जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहता है। प्रतापगढ़ की लड़ाई केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह थी स्वराज्य की ताकत का ऐलान। इस जीत ने शिवाजी को पूरे दक्षिण भारत में एक नायक बना दिया। बीजापुर सल्तनत को एक बड़ा झटका लगा और आदिल शाह को एहसास हुआ कि शिवाजी कोई साधारण सरदार नहीं है। इस जीत ने मराठा लोगों में एक नया जोश भरा। गांवों में, किलों में और जंगलों में शिवाजी का नाम गूंजने लगा। लोग कहने लगे, शिवाजी वह सूरज हैं जो गुलामी की रात को खत्म करेगा। लेकिन यह जीत केवल एक शुरुआत थी। प्रतापगढ़ की लड़ाई ने शिवाजी के सामने नए रास्ते खोले, लेकिन साथ ही नए खतरे भी लाए। बीजापुर सल्तनत अब और आक्रामक हो गई। आदिल शाह ने अपनी सेनाओं को फिर से संगठित करने का आदेश दिया। साथ ही मुगल साम्राज्य, जो उत्तर भारत में अपनी ताकत बढ़ा रहा था, शिवाजी के बढ़ते प्रभाव पर नजर रख रहा था। शिवाजी जानते थे कि यह जीत उनके स्वराज्य के सपने का केवल एक कदम है। उन्होंने अपने सलाहकारों से कहा, प्रतापगढ़ की जीत ने हमें ताकत दी है, लेकिन यह ताकत हमें और सावधान रहने के लिए कहती है। हमारे दुश्मन अब और चालाकी से हमला करेंगे। हमें अपने किलों को और मजबूत करना होगा, अपनी सेना को और प्रशिक्षित करना होगा और अपने लोगों को और एकजुट करना होगा। प्रतापगढ़ की जीत के बाद शिवाजी ने अपने किलों की सुरक्षा बढ़ा दी। उन्होंने राजगढ़, पुरंदर और तोरण जैसे किलों में अतिरिक्त सैनिक और रसद भेजे। साथ ही उन्होंने अपनी जासूसी व्यवस्था को और विस्तार दिया। उनके जासूस अब न केवल बीजापुर बल्कि मुगल दरबार और गोलकुंडा सल्तनत में भी खबरें लाने लगे। लेकिन इस जीत का सबसे बड़ा असर मराठा लोगों पर पड़ा। प्रतापगढ़ की लड़ाई ने उन्हें दिखाया कि स्वराज्य का सपना असंभव नहीं है। गांवों के युवा मावल सैनिक बनने के लिए शिवाजी की सेना में शामिल होने लगे। किसान जो पहले लूटपाट से डरते थे, अब अपने खेतों की रक्षा के लिए हथियार उठाने लगे। शिवाजी ने अपने लोगों को एक संदेश भेजा, स्वराज्य केवल किलों और जंगलों का नहीं है, स्वराज्य आपके दिलों में है। अगर हम एकजुट रहें तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती।
प्रतापगढ़ की जीत ने शिवाजी को एक नया मुकाम दिया, लेकिन उनके सामने अब और बड़ी चुनौतियां थीं। बीजापुर सल्तनत अपनी हार का बदला लेने की योजना बना रही थी। मुगल साम्राज्य शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अपनी सेनाएं तैयार कर रहा था, और मराठा क्षेत्र में अभी भी कई सरदार थे जो स्वराज्य के सपने को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए थे। क्या शिवाजी अपने स्वराज्य के सपने को और आगे ले जा पाएंगे? क्या वे बीजापुर और मुगल साम्राज्य की साजिशों को नाकाम कर पाएंगे, या कोई नया खतरा उनके रास्ते में आएगा जो उनके सपनों को चुनौती देगा? सह्याद्री के जंगलों में तलवारों की गूंज अब शांत हो चुकी है, लेकिन स्वराज्य का गान अब भी और ऊंचा होगा। प्रतापगढ़ की इस लड़ाई ने इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय लिखा, लेकिन शिवाजी की कहानी अभी बाकी है। क्या होगा जब स्वराज्य का यह सूरज और चमकेगा? कौन सी नई साजिशें सामने आएंगी? कौन से नए युद्ध होंगे और कौन से नए रहस्य उजागर होंगे? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगला अध्याय और भी रोमांचक होने वाला है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस युद्ध के बारे में आपका क्या ख्याल है। क्या शिवाजी की चतुराई ने आपको प्रभावित किया, या अफजल खान की साजिश ने आपको चौंकाया? हमें ज़रूर बताएं। स्वराज्य का यह सफ़र अभी जारी है और आप इसके साक्षी हैं। जय भवानी, जय शिवाजी।